अभी तक हमने समझा था कि जितने भी ऑक्साइड्स थे उन सब ऑक्साइड्स के रिडक्शन से हम मेटल तक पहुंचे थे। आप समझिए जरा, चाहे हमने आयरन की देखा हो, चाहे कॉपर के मेटलर्जी को देखा हो, जिंक के मेटलर्जी को देखा हो, या फिर हमने एल्यूमिनियम मेटलर्जी को देखा हो, तो आप देखिए सभी में रिडक्शन की प्रोसेस के थ्रू गुजरे। चाहे वो हमने रिडक्शन कहीं पे कार्बन से किया हो, चाहे वो रिडक्शन हमने किसी मेटल से किया हो, चाहे वो रिडक्शन अपने आप ऑटो रिडक्शन हुआ हो, सेल्फ रिडक्शन हुआ हो, जैसे कॉपर के केस में सेल्फ रिडक्शन हुआ था, और चाहे वो रिडक्शन आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कुछ चीजें हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शनों की मदद से मिल जाती है। लाइक अगर हमें क्लोरीन गैस को एक्सट्रैक्ट करना है और मोल्टन सोडियम क्लोराइड से करना है, तो अगर हमें मेटल को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तब तो वो रिडक्शन से ही होगा। लेकिन अगर वहां पे हमें क्लोरीन गैस को करना है तो वहां पे वो ऑक्सीडेशन से होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी वांट एक्सट्रैक्शन ऑफ सम नॉन मेटेलिक कंपाउंड, सो इट कैन बी डन बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन ऑल्सो। जरा देखिए यहाँ पर ये बात दी गई है कि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें बिसाइड रिडक्शंस, देखिए यही बात बोली गई है एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन में आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त है ये लाइन टू लाइन डिस्कशन, बेटा आपके बहुत काम का है। सम एक्सट्रैक्शंस आर बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन, पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन। क्योंकि हम सब जानते हैं क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। भाई आप सपोज करो कि जैसे वहां पर क्लोरीन आपको मिला, तो आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन तो दोगे नहीं, इससे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तब ये डिस्चार्ज होगा, और जब ये डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे होंगे। ये प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन की है। इसका मतलब अगर क्लोरीन का हम एक्सट्रैक्शन चाहते हैं, यानी नॉन मेटेलिक कंपाउंड का हम एक्सट्रैक्शन चाहते हैं, तो हमें इस तरीके से ये करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है भाई, ये रिएक्शन यहाँ पे 2Cl H2O, तो ये Cl2 गैस आपको दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन गैस आपका ये मिलेगी साथ में, क्योंकि वाटर के साथ ये करा रहे हैं ना। जब ऐसी सिचुएशन हम देखें यहाँ पर, तो इसका जो डेल्टा जी है बड़ी अजीब सी चीज आ रही है। डेल्टा जी आपका +422 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें एक्सटर्नल ईएमएफ ना दें तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि हमेशा जब भी कभी डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब ये होता है। और अगर जब हम इसका डेल्टा जी इज इक्वल टू एनएफई से इसके पोटेंशियल माइनस एनएफई से इसके पोटेंशियल की बात निकालें, तो उस सिचुएशन पे आपकी जो डेल्टा जी है ये आपकी 422 आ गई, और इसके बाद ये एनएफ और ये सब करके आप जब वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको देखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और यहाँ से ई सेल की वैल्यू जब निकालोगे इन चीज़ों को रखकर, एंड दैट इज कमिंग बेसिकली -2.2 वोल्ट। अब आप जानते हो कि जब भी किसी सेल का नॉन ये वैल्यू आपकी -2.2 आई है, इसका मतलब ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम इस रिएक्शन को कराना चाहते हो, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो तुम्हें जो ईएमएफ या बैटरी, जो एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी, वो 2.2 वोल्ट से ज्यादा की भी लगानी पड़ेगी। यानी यहाँ पे तुम्हें एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी, और वो एक्सटर्नल बैटरी आपकी 2.2 वोल्ट से ज्यादा की होगी बेटा, 2.2 वोल्ट से ज्यादा की बैटरी होगी, तब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इसका मतलब हम यहाँ पर इस तरह से चीजों को कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस रिक्वायर्स एक्सेस पोटेंशियल टू ओवरकम सम ऑफ द हिंडरिंग रिएक्शंस, यानी कि इस पोटेंशियल से भी एक्सेस 2.2 वोल्ट से भी ज्यादा का पोटेंशियल आपको बाहर से देना पड़ेगा, और जिसके बाद आपको Cl2 गैस तो आपको मिलेगी, साथ साथ में आपका ये जो NaOH मिला है, ये OH मिला है ना, ये हाइड्रोजन गैस मिली है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। मेन प्रोडक्ट तो इसका Cl2 गैस है। तो माइनस जब एक्वस आएगा, तो ये तो आपने जो लिया था ये NaCl से ब्राइन सोल्यूशन लिया था ना। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन तो NaCl सोल्यूशन होता है। तो ये आपका 10% एल्कलाइन, 10% NaCl को। अब आप अगर इसको देखें हम, और यहाँ पर Na+ को कंबाइन करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा NaOH। तो ये NaOH क्या करेगा? ये NaOH आपका सोल्यूशन में नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए, ये तो थी आपकी इस तरह से ब्राइन सोल्यूशन यानी एक्वस सोल्यूशन की कंडीशन। यानी एक्वस सोल्यूशन में आपको इस तरीके से ये चीजें मिलेंगी। यानी एक्वस NaCl, यानी कि एक्वस NaCl का अगर तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। इससे कुल मिला के निष्कर्ष, कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि इफ यू आर डूइंग एक्वस NaCl, अगर तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ये आपके सामने चीजें आ गई। ऑब्वियसली एक्वस
का आपको यहाँ पे कैसे करना होगा, जरा फिर से मैं इस चीज को और एलिबोरेट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एल्युमिनियम से शुरू हुआ था और अभी थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास, यहाँ पर मैं और अच्छे से इसका दिखा देता हूँ कि एक्वस से कैसे मिलेगा और यहाँ पर आपका मोल्टन से कैसे मिलेगा। दो बातें हैं, या तो हम एक्वस NaCl की यूज करें या हम मोल्टन NaCl यूज करें। ठीक है, एक्वस NaCl यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, फिर मैं मोल्टन NaCl के बारे में बताऊंगा आपको। अभी अभी हमने समझा था चीजों को, फिर से हम एक बार समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में बाहर से कितने वोल्ट देना पड़ेगा जिससे कि ये प्रोसेस हो जाए, तो हमें से डेल्टा जी पूरा निकाल के और सारी कैलकुलेशन करके हमें ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तभी तो ये बात समझ में आई कि देखिए ना, इलेक्ट्रोलिसिस को मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और उससे जो ई सेल की वैल्यू निकल के आती है, हमें उससे ये अंदाजा लग जाता है कि बाहर से हमें एक्सटर्नल सर्किट से कितना ज्यादा बैटरी लगानी पड़ेगी जिससे कि चीजें हो पाए। तो एक्वस NaCl अगर मुझे यहाँ पे कराना है, तो एक्वस NaCl का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं अपने तरीके से फिर से बताऊंगा कि NaCl आपका जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस में समझा था, तो Na प्लस और Cl माइनस जाएगा। ठीक है, एक्वस NaCl है तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आपका और OH माइनस जाएगा। फिर आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा, इसमें जब होगा तो आप कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। कैथोड पे कौन जाता है, कैटाइन। कैटाइन कौन कौन है, कैटाइन में H प्लस है और Na प्लस है। अच्छा, एनोड पे कौन कौन जाएगा, एनोड पे है आपका Cl माइनस और OH माइनस है। तो इस सिचुएशन में आपका Cl माइनस, देखिए यहाँ पर इन दोनों में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या बताती है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी और इस सॉल्यूशन में Na प्लस ऐसे रहेगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बेटा ये होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ये Cl2 जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये बचेगा। सॉल्यूशन में क्या क्या बचा, यानी कि हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल गई और एनोड पे हमें Cl2 गैस मिल गया। इसके बाद सॉल्यूशन में हमें क्या क्या मिला, सॉल्यूशन में हमारा जो हमें बचा वो इधर से बन गया Na प्लस और इधर से बन गया OH माइनस। इस तरीके से NaOH आपका सॉल्यूशन में यहाँ पे प्रेजेंट रहा। ओके, तो ये था आपका एक्वस NaCl की कंडीशन, जहां पे हमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को अप्लाई करना पड़ता था और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस को या चीजों को आगे करते थे। ठीक है बेटा, अब NaCl ले लें तब क्या होगा, इफ आई एम टेकिंग मोल्टन, मोल्टन का मतलब होता है इसमें कुछ और नहीं है, पिघला हुआ है, फ्यूजिबल NaCl। तो Na का यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस मिल रहा है, तो Na प्लस, तो यहाँ पर वाटर है नहीं जो और दूसरी कोई सिचुएशन होगी, तो अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, सिर्फ सोडियम मेटल मिलेगा। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका नेगेटिव होता है तो जाएगा, कैटाइन जाएगा तो क्या करेगा, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इस तरीके से सोडियम आपको मिल जाएगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे एनाइन जाएगा, एनोड आपका पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा यानी कि 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा और इस तरीके से Cl2 2 इलेक्ट्रॉनों को देते हुए Cl बना लेगा। इस तरीके से आपको, अगर आप मोल्टन NaCl यूज कर रहे हो बेटा, तो आपको कैथोड पे सोडियम मेटल मिलेगा, कैथोड पे आपको सोडियम मेटल मिलेगा और एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। तो इसी तरह से सोडियम, आपने सोडियम की एक तरह से ये मेटलर्जी, सोडियम की मेटलर्जी हो गई आपकी, कि सोडियम की मेटलर्जी हो गई। अगर सोडियम में किस तरीके से, अगर आप एक्वस NaCl ले रहे हो तो क्या हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं, तब हम NaOH को पाएंगे सोल्यूशन में। लेकिन हम मोल्टन NaCl ले रहे हैं तब हम कर पाएंगे, राइट। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पर कॉपर की या कुछ ऐसी चीजों की जिसका हाइड्रोजन से नीचे जो लोग आते हैं, जैसे कॉपर है, जैसे मरकरी है, अगर जैसे इन लोगों के हम एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो हमें वो मेटल्स भी मिल जाएंगे, है ना। यस, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का यूज किया हमने। अगर यहाँ पे हम एक बात और आपको बताएं, अगर यहाँ पे सोडियम अमलगम यानी सोडियम अमलगम इलेक्ट्रोड्स का यूज कर लेते, अगर हम यहाँ पे मरकरी इलेक्ट्रोड्स का यूज कर लेते, तब हम यहाँ पर भी सोडियम को ऑब्टेन कर सकते थे। एक और नई बात आपको बताएं, स्टार पॉइंट कि, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता और इसलिए हम एक्सट्रैक्शन ऑफ उसके लिए हम ये नहीं करना पसंद। इससे बेहतर होगा कि हम वो अमलगम के इलेक्ट्रोड्स यूज करें, उससे बेहतर होगा कि हम मोल्टन NaCl ले लें और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हुए ऐसे कर लें। एज स्टडीड अर्लियर, एक्सट्रैक्शन
एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग द मेटल विद, देखिए गोल्ड और सिल्वर का इन्वॉल्व। अब जैसे हमने सोडियम का वो कर लिया, अब अगर मान लीजिए हम गोल्ड या सिल्वर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी मेटलर्जी गोल्ड और मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, मेटलर्जी ऑफ सिल्वर की अगर मैं बात करूं या गोल्ड की बात करूं, तो इनको लीच्ड आउट किया जाता है। लीच्ड आउट कैसे किया जाता है? लीचिंग की प्रोसेस को आप जानते हो कि सुटेबल, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड ओर होता है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड ओर उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम लीच्ड आउट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने का तरीका ही तो है, ये ओर के अंदर हमने एक सुटेबल रीजन डाल दिया और वो उससे मेटल को निकाल लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने एक ओर ले लिया और उसमें हमने एक सुटेबल रीजन डाल दिया, सुटेबल रीजन NaCN KCN का यूज कर लिया। यहाँ पर साइनाइड प्रोसेस को, साइनाइड प्रोसेस के थ्रू कराने को, इसको साइनाइड प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड एज साइनाइड प्रोसेस। इसको हम साइनाइड प्रोसेस के नाम से अच्छे से जानते हैं कि ये साइनाइड प्रोसेस होती है। दिस इज कॉल्ड साइनाइड प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो गोल्ड होता है वो इसके साथ मिलकर एक, देखिए साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है, और ये साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है, ये लीचिंग हो गई। इसे हम कहते हैं लीच्ड आउट करना। किसी सब्सटेंस का, किसी सुटेबल रीजन का यूज करते हुए सिल्वर का लीच्ड आउट करना या गोल्ड का लीच्ड आउट करना, दोनों में, सिल्वर या गोल्ड में, दोनों में इसको लीच्ड आउट करने के लिए साइनाइड प्रोसेस यूज की जाती है। और फिर जो भी उसके नीचे होते हैं, जैसे इसके नीचे तो ज्यादातर होते हैं, जिंक भी इसके नीचे होता है और भी चीज इसके नीचे होती हैं, उनसे इसका रिडक्शन करा दिया जाता है। फिर इस वाले का देखिए, इससे रिडक्शन करा देंगे तो ये क्या करेगा कि ये वाला जो AU यहाँ पर, AU यहाँ पर कितने पर, जरा देखिएगा आप, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो X है, इसका 2 माइनस है, इसका इज इक्वल टू -1 है, X इज इक्वल टू X माइनस 2 इज इक्वल टू -1 था, X इज इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, तो AU +1 पर था और यहाँ पर AU ये 0 पे आ गया। देखिए +1 से ये 0 पे आ गया, इसका मतलब ये रिडक्शन। जिंक ने उसकी जगह को ले लिया, जिंक यहाँ पे 0 पर था और जिंक यहाँ पे +2 पे आ गया, तो जिंक आपका 0 से +2 पे चला गया। और यहाँ पे जिंक ने क्या किया, जिंक इसमें गोल्ड में या सिल्वर में, गोल्ड में या सिल्वर में आपका जिंक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है बेटा। तो हमने सोडियम की मेटलर्जी को समझा, हमने गोल्ड की मेटलर्जी को समझा, हमने सिल्वर की मेटलर्जी को समझा। अब गोल्ड की मेटलर्जी की बात करें कि भाई इसके जो ओर्स हैं गोल्ड के, वो कहाँ से आते हैं, तो ओर्स है ना, वो एरोफेरस रॉक्स होती हैं। ये काफी हद तक आपके वेस्टर्न एशिया में और इस सब तरफ ज्यादा मिलती हैं, यानी कि सोने की, जैसे चट्टाने नहीं कहते, सोने के पहाड़ जैसे कहते हैं, अरब के चारों तरफ और उस एरियाज में आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इनको ये कहते हैं बेटा। इसके अलावा अगर आप सिल्वर की बात करें, सिल्वर को कैसे कैसे कहाँ से आप ले सकते हो, तो सिल्वर के जो ओर्स होते हैं खास तौर पे अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लांस है, सिल्वर ग्लांस, जैसे कि ये आपका सिल्वर ग्लांस है, ये सिल्वर ग्लांस है, या इसको हम अर्जेंटाइट के नाम से, सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर लेते हैं और फिर सुटेबल साइनाइड प्रोसेस करा लेते हैं, साइनाइड प्रोसेस करा लेते हैं। इस तरीके से AG वहां से लीच्ड आउट हो जाता है, AG के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, AG ऐसे बन जाएगा जैसे यहाँ पे गोल्ड के साथ बना है, ऐसे सिल्वर के साथ बन जाता है। फिर जिंक उसमें ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके जिंक के थ्रू हम उसको कर लेते हैं बेटा। बिल्कुल सेम होता है इसी तरीके से, जैसे गोल्ड में हो रहा है ना, वैसे सिल्वर में भी होता है। लाइक आपका ये होता है और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बन रहा है, इसी तरीके से सिल्वर का भी बनता है, AgCN का होल ट्वाइस, ये इस तरीके से बिल्कुल सिल्वर भी बनता है। साइनाइड प्रोसेस के थ्रू लीच्ड आउट कर लिया जाता है और इसके थ्रू इसको हम सिल्वर को भी बना लेते हैं। अभी तक हमने सारे मेटल्स की ऑलमोस्ट मेटलर्जी को समझा, खास तौर से इसका जो सिल्वर ग्लांस का हमने लिया, रूबी सिल्वर भी यहाँ पर काफी हद तक काम आता है, सिल्वर कॉपर ग्लांस भी काम आता है, हॉर्न सिल्वर जिसे ईयर के नाम से जानते हैं वो भी काम आता है। खैर, इस तरह से हमने सभी की मेटलर्जी को समझ लिया, सोडियम की मेटलर्जी को, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एक ही तरीके से होता है, मैग्नीशियम की मेटलर्जी को, है ना। फिर अगर आप जैसे आप मोल्टन ले लो, चाहे आप एक्वस ले लो, उस पर डिपेंड करेगा, एक्वस ले लोगे तो कुछ और मिलेगा, तो आपको इलेक्ट्रोड्स बदलने पड़ेंगे।
इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो आराम से। अभी तक हमने मेटलर्जी में मुझे लगता है सारे मेटल्स की मेटलर्जी को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं ये जो मेटल्स हमारे मिले हैं, ये मेटल्स हमारे क्रूड मेटल्स हैं। तो हो सकता है इनमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज हों, तो इनकी एक बार रिफाइनिंग की जाए, इनको एक प्यूरिफाई किया जाए। तो इनकी रिफाइनिंग करने के लिए हमने डिस्कशन किया रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। जो मेटल्स हमें ऑब्टेन्ड हुए हैं बाय मेटलर्जी, obtained by metallurgy, जो metals, whatever the metals we have obtained by the metal, उनको हम रिफाइन कर पाए, उनको हम रिफाइन कर पाए और उनको हम चीजों को समझ पाए। बेटा ये आपका AgCN2 इस तरीके से ये बन गया है ना। मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड इज ओनली कंटेमिनेटेड विद सम इम्प्योरिटीज। देखिए यहाँ पर कि कंटेनिंग मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी, और इसको हमें हाई प्योरिटी को करना हो तो उसके लिए हमने सेवरल टेक्निक्स का यूज किया, यूज डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द इम्प्योरिटी। डिफरेंस की वजह से उसको डिफाइन किया और कहीं पर मेटल की प्रॉपर्टीज की वजह से उसको डिफाइन किया। सम ऑफ देम लिस्टेड बिलो। इसमें से हम एक एक चीज को समझते हैं। पहला तरीका है डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन और मेटल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर कि कौन कितनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसके बेस पर उन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। मान लीजिए एक पहले वेपराइज हो गया, उसको कंडेंस कर लिया, फिर दूसरा अलग वेपराइज हो गया, उसको कंडेंस कर लिया। इस तरीके से हम प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन। ठीक है ना। लिक्विएशंस, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, क्रोमेटोग्राफी, वेपर फेस रिफाइनिंग, है ना। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है ये सब। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्टिलेशन को। जैसे डिस्टिलेशन के बारे में मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया था, थोड़ा सा बता आइडिया दिया था कि डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे। देखिए जिंक और मरकरी की बात करें, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट फॉर द लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स, यानी कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिंक और मरकरी के जैसे बॉइलिंग पॉइंट है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज डिस्टिलेट। समझ गए मतलब क्या हुआ। जैसे मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो जिंक, और जिंक के साथ अगर इम्प्योरिटी कोई मिली भी है, अब जिंक की रिफाइनिंग में आप बात कर रहे हो, और जिंक के साथ इम्प्योरिटी कौन कौन है। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो आपका 920 है, और उसके साथ इम्प्योरिटी में एक है आपका कैडमियम है, एक आपका आयरन और लेड है, एक आपका आयरन और लेड है। ठीक है। अब कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट आपका मान लीजिए 760 है, और आयरन और इसका आपका 1500 है। ठीक। अब नाउ टेल मी वन थिंग, सबका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है। अब आपको जिंक को प्योर लेना है, और उसके साथ ये इम्प्योरिटीज आ गई, कैडमियम आ गया, आयरन आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब आप इसको जब बॉईल करेंगे तो इसका वेपर बनेगा, इसका वेपर बनेगा। जब वेपर बनेगा तो इसका वेपर पहले आपको मिल जाएगा और उसका वेपर बाद में मिलेगा, इसका वेपर बाद में, सबसे बाद में मिलेगा। तो जो वेपर होगा उसको हम एज मेटल इज इवेपोरेटेड प्योर मेटल इज डिस्टिलेट, तो यहाँ पर हम ये मेटल और फिर ये आपका फाइनली बच जाएगा। लेकिन बाद में जाके ये भी आपका ऊपर जाएगा, तो इससे पहले कि हम इसको अलग कर लेंगे, ये तो होगा ही नहीं वहां पर, है ना। तो ये भी वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे, और ये वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ये वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे। जैसे ये पहले वेपर बन जाएगी, इसको पहले अलग कर लिया, फिर ये बनेगी, इसको फिर अलग कर लिया, इसका नंबर ही आया नहीं आया, इसको पीछे छोड़ दिया। इस तरीके से हमें प्योर जिंक मिल सकती है। समझ गया। इसी तरीके से होती है मरकरी में भी, इसी तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं लो बॉइलिंग पॉइंट के
इनके जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स लाइक जिंक एंड मरकरी. द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज डिस्टिलेट. अगला मेथड है बेटा लिक्वेशन मेथड. इन दिस मेथड अ लो मेल्टिंग मेटल लाइक टिन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन अ स्लोपिंग सरफेस. लिक्वेशन का मतलब आप लिक्विड बना के उसको अलग कर लो. जैसे मान लीजिए आपका टिन है और टिन के अंदर दूसरे मेटल्स की इम्प्योरिटी है, एसएन है, और अदर इम्प्योरिटीज हैं, दूसरे मेटल्स हैं हमारे. अब हमने क्या किया, हमने उसको, ये लो बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता है ना, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो लो मेल्टिंग पॉइंट को किससे डिफाइन करते हैं, हम लिक्वेशन से डिफाइन करते हैं. ये क्वेश्चन बन सकता है. लो बॉइलिंग पॉइंट को किससे हम डिफाइन करते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट वालों को हम डिस्टिलेशन से डिफाइन करते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये पिघल जाएगा. अब इम्प्योरिटीज का थोड़ा सा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो उस समय नहीं पिघलेंगे. तो ये पिघल गया तो ये पिघल कर नीचे अलग की तरफ बह जाएगा, बाकी के लोग नहीं पिघलेंगे. इसी तरीके से कहा जाता है ना कि जब गलाया जाता है सोना, सोना गलाया जाता है तो शुद्धता उतनी निकल के आती है ना. सोलर को एक सरफेस पे रखते हैं, वो बाहर नीचे निकल आएगा, और बाकी ये हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले से वो चीज अपने आप ही अलग हो जाएगी, क्योंकि हायर मेल्टिंग वाला तो मेल्ट होगा नहीं, और जो उसका जो लो मेल्टिंग पॉइंट का मेटल था जिसको हमें अलग करना था वो अलग हो गया. दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड बनाकर हमने उसको सेपरेट किया. और यहाँ पर दिस इज डिफरेंस ऑफ, दिस इज फॉर द लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स जैसे एसएन. डिस्टिलेशन किसके लिए यूज होता है, जिंक और मरकरी के लिए यूज हो सकता है. इसके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनके वेपर्स जल्दी से आसानी से अलग अलग किए जा सकते हैं, और बची हुई चीज को हम एज ए प्योर मेटल एज ए डिस्टिलेट हमें मिल जाता है. फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की. व्हाट बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, आपको सबको पता ही है, तो बहुत ही पुरानी बात है. इलेक्ट्रोलिसिस में भी आप सीख चुके हो कि इसमें क्या होता है, एक प्योर मेटल होती है, एक इम्प्योर मेटल होती है ना. तो इसमें लाइक जैसे आपको कॉपर को इसको प्योर करना है, तो इसमें क्या करोगे आप, या सिल्वर को करना है या गोल्ड को करना है, तो आप एक काम करो, मान लो आपको सिल्वर को करना है, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, और यहाँ पर आपने एनोड पर, ये एनोड है प्लस वाला, तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड है आपका. इसमें आप प्योर को, इसमें प्योर एजी के इलेक्ट्रोड को लो, और इसमें आप इम्प्योर को एजी के इलेक्ट्रोड को लो. ये तो आप इलेक्ट्रोलिसिस में भी सीख चुके हो ना. प्योर एजी इलेक्ट्रोड को लो और यहाँ पर आप इम्प्योर एजी इलेक्ट्रोड को लो. तो प्योर एजी इलेक्ट्रोड पे क्या होगा भाई, प्योर एजी इलेक्ट्रोड जो होगा, ये देखिए एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आपका एजी इम्प्योर है, तो उसमें से ऑक्सीडेशन किसका होगा, सिर्फ एजी का ही तो होगा. हाँ, और ये इस तरीके से यहाँ से एजी निकल कर इसी का आपने मान लीजिए AgNO3 कोई ले लिया, इसी का कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया या कोई और ले लिया, है ना. तो ये जो आएगा वो एजी, इससे इम्प्योर मेटल से आप इम्प्योर मेटल को एनोड बना दीजिए, उससे एजी निकलकर सॉल्यूशन में आ गया. अब सॉल्यूशन से क्या होगा, सॉल्यूशन से ये एजी प्लस निकलकर यहाँ कैथोड पे जाएगा. तो कैथोड पे जब ये एजी प्लस निकल के जाएगा तो ये प्योर सिल्वर की तरह वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा. सो दिस कैन बी डिपॉजिटेड प्योर सिल्वर. समझ गए बात को. ऐसे यही कॉन्सेप्ट आपका कॉपर के लिए भी हो सकता है, यही कॉन्सेप्ट आपका सिल्वर के लिए भी हो सकता है, और सिल्वर के लिए तो हम देख ही रहते हैं. ओके, मुझे लगता है कि ये इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे. देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, a strip of the same metal in the pure form is used as a cathode. कैथोड की तरह हमने यूज कर ली. They are put in suitable electrolyte bath containing soluble salt of the same metal. Soluble salt of the same metal हमने AgNO3 ले लिया, जो कि soluble salt होता है same metal का. The more basic metal remains in the solution and the less basic ones go to the anode mud.
एनोड मड के फॉर्म में आपका लेस बेसिक सॉल्यूशन. ओके, दिस प्रोसेस आल्सो एक्सप्लेन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओवर पोटेंशियल गिव्स एनर्जी व्हिच यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन. द रिएक्शंस आर, मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर भी ये जो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक की प्रोसेस होती हैं, ये सब के सब नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं बेटा. इन सब में डेल्टा जी पॉजिटिव आता है. इन सब का जो ई सेल होता है वो नेगेटिव में आता है, और इससे हमें ये पता चलता है कि इतना ही, इससे ज्यादा पॉजिटिव हमें यहाँ पे देना पड़ेगा. इससे ज्यादा पॉजिटिव हम यहाँ पे देते हैं तब ये जाके रिएक्शंस होती हैं. एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा. इस तरीके से कॉपर को जैसे आपको रिफाइन करना हो तो देखिए ना, कॉपर, इम्प्योर कॉपर को आप एनोड पे लगा दीजिए, प्योर कॉपर को आप कैथोड पे लगा दीजिए. और इसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से इम्प्योर कॉपर क्या होगा कि वहां पर उसका ऑक्सीडेशन सिर्फ कॉपर का ही तो होगा, बाकी जो इम्प्योरिटी होगी उसका तो होगा नहीं. तो कॉपर ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में आ जाएगा, और सोल्यूशन में आने के बाद तो इसका क्या होगा, इससे कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम नहीं होगी. जैसे अगर आप इसकी बात करोगे तो इस सेल की कॉन्सेंट्रेशन में जो ये आप ले रहे हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होती है, जबकि वहां की अगर आप बात करते हो ना तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन बदलती है, लेकिन इस सेल की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदलेगी. Ag प्लस यहाँ से जा रहा है उतना Ag प्लस आ रहा है, जितना CO2 प्लस इसमें आ रहा है उतना CO2 प्लस यहाँ से जा रहा है. तो इसका मतलब यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी. ठीक है ना. एक और अच्छी बात हमें पता चली कि यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से चेंज नहीं हो रही है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी वो वैसे ही रहेगी. द इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड. जैसे कॉपर सल्फेट आपने ले लिया, कॉपर सल्फेट लेने के बाद नेट रिजल्ट आपका इलेक्ट्रोलिसिस का ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन अ प्योर फॉर्म फ्रॉम द एनोड. ये चीज आ गई. इम्प्योरिटी फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर डिपोजिटेड एज एनोड मड. जो आपने वहां से निकाला था ना ब्लिस्टर कॉपर, एनोड मड, तो वो एनोड की तरह यूज कर लीजिए आप. समझ गए. विच कंटेन्स एंटीमनी, सेलेनियम, टेरिलियम, ये सब इसमें होते हैं. Sb, Se, Te, ये सब इसमें होते हैं. सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ओ माय गॉड, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. A recovery of these elements may meet the cost of refining. जिंक में ऑल्सो भी रिफाइंड दिस वे. जिंक को भी हम इससे, कॉपर को, जिंक को, सिल्वर को, इसको, इन सबको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं. एक बार फिर से मैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग चाहूंगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे इस बात को और डिटेल में ये कैसे होगी. लेट्स सी दैट थिंग. जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और मैं कॉपर की बात कर रहा था, तो ये जो मैंने, ये कॉपर है आपका, इम्प्योर कॉपर. यहाँ पर आपका इसका जो डेल्टा जी आएगा वो बेटा डेल्टा जी यहाँ पर आपका रिएक्शन में डेल्टा जी हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा जी होता है. ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, बाहर से एक्सटर्नल ईएमएफ देना पड़ता है. और इस तरीके से यहाँ पर एक प्लस आता है, प्लस से प्लस को जोड़ते हैं और माइनस से माइनस को जोड़ते हैं. ये आपका एनोड कहलाता है. एनोड को हम एज ए इम्प्योर मेटल, जो भी हमारी इम्प्योर मेटल हमने जो रिफाइनिंग के बाद क्रूड मेटल हमें मिली है उसके रॉड हम बना लेते हैं, और यहाँ पर हम एक प्योर मेटल लगा देते हैं. जैसे मान लो हमें कॉपर की बात करनी है तो कॉपर हमने यहाँ पे प्योर ले लिया और यहाँ ये ले लिया. इसी का हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल सॉल्ट ले लिया, सॉल्युबल सॉल्यूशन का वो बनाने वाला, वो मान लीजिए हमने CuSO4 ले लिया. फिर इनकी रिएक्शंस की स्टडी करी, तो रिएक्शंस में स्टडी करने पे क्या होगा, एनोड पे, यहाँ पर एनोड पे क्या होगा, यहाँ पर एनोड में सीधे सीधे यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड यानी कि एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, और ये कॉपर जो है आपका वो कॉपर 2 प्लस में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे दे देगा. फिर यहाँ क्या होगा, कैथोड में आपका CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर उसका रिडक्शन. देखिए तो ये जो कॉपर आएगा वो यहाँ से ऐसे इसमें आएगा ना CO2 प्लस की फॉर्म में. CO2 प्लस पहले से प्रेजेंट था, वो साथ साथ में इसमें डिपॉजिट होता रहेगा. तो इस तरीके से कैथोड पे आपका प्योर कॉपर डिपॉजिट होता रहा. ये डिपॉजिटेड है, यानी एक आप ये वाली जो कैथोड होगा ये इसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी, कैथोड पे मास बढ़ता चला जाएगा और एनोड का मास घटता चला जाएगा. इस तरीके से एनोड का मास, एनोड का जो मास होगा, एनोड की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, एनोड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, एनोड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती चली जाएगी और कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाएगी. कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन आपकी इंक्रीज करती चली जाएगी और जो सॉल्यूशन होगा
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन आपकी रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है बेटा, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। ये चीजें हमने समझी थी अभी, जो चीजें हमने यहाँ पे देखी आपकी, ओके। चलिए अब हम फिर से इस पे आ गए, हमने इसी बात को आपको पूरी तरीके से अपने तरीके से हर एक चीज को समझा दिया। और क्या हम बात करेंगे इसमें, आपने एक बात समझ ली कि इसमें किस किस से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जिंक को कर सकते हैं, कॉपर को कर सकते हैं, सिल्वर को कर सकते हैं, है ना। इसके आगे की चीजों को देखते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग थी बेटा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के आगे हम आते हैं जोन रिफाइनिंग पर। जोन रिफाइनिंग किसके लिए होती है, लेट्स अंडरस्टैंड कि जोन रिफाइनिंग आखिर किसके लिए होती है। जोन रिफाइनिंग को आप पूरा देखिए ध्यान से, तो जोन दिखाई देंगी बहुत अच्छे से। देखिए जोन रिफाइनिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल की जो इम्प्योरिटीज हैं वो इम्प्योरिटीज आपकी मोर सॉल्युबल हैं इन द मेल्ट फॉर्म, यानी पिघली हुई फॉर्म में ज्यादा। जैसे अगर मान लो वो जो सॉलिड आपका स्टेट में चीजें हैं उनके कंपैरिजन में, देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल, मेटल जो सॉलिड स्टेट में है उसमें वो उतनी सॉल्युबल नहीं है, लेकिन उसके मेल्ट फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे हम, इसका तरीका बता रहे हैं, इसको फिर मैं अपने इनपुट्स दूंगा सीआरटी बताने के बाद। अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड, सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड। देखिए ये नोबल गैस एटमॉस्फेयर लिया गया, ये मेटल रॉड ली गई, मोल्टन जोन है यानी कि यहाँ पे पिघली हुई चीजें हैं, और ये एक सॉलिड एरिया है, ये सॉलिड एरिया है, ये सॉलिड एरिया है, और इसके बीच में ये मोल्टन जोन है यानी कि पिघला हुआ एरिया है। नीचे की तरफ जो रोलर है वो इंडक्शन कॉइल, हीटर मूविंग एज शोन। जरा देखिएगा ध्यान से कि वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ द इम्प्योर मेटल, द मोल्टन जोन मूव्स अलोंग विद द हीटर। मोल्टन जोन जो है यानी कि अलोंग विद द हीटर, ये मोल्टन जोन आपका इस तरीके से आगे बढ़ रहा है अलोंग विद द हीटर, हीटर होता चला जाता है, विच इज मूविंग फॉरवर्ड। एज द हीटर मूव फॉरवर्ड द प्योर मेटल, as the heater moves forward the pure metal crystallizes out of the metal, pure metal crystallizes out of the mat and the impurities pass on into the adjacent molten zone, और adjacent molten zone में वो चली जाती है। The process is repeated several times and the heater is moved in the same direction. At one end impurities get concentrated, this end is cut off. This method is very useful for semiconductor and other metals of very high impurity, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम। दुनिया भर की बातें आप छोड़ दो, आप इतना समझो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस मेटल इज वेरी मच यूजफुल फॉर द सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, जैसे आपका जर्मेनियम, जैसे आपका सिलिकॉन, जैसे आपका बोरॉन, जैसे आपका गैलियम, आपका इंडियम। जोन रिफाइनिंग से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होने वाली चीजों को किया जाता है, और बाकी पूरी प्रोसेस को दिमाग से निकाल दो, कोई जरूरत नहीं है पूरा 12th में आप लिखने नहीं जा रहे हो। आपको कंपटीशन के क्वेश्चंस को देखना है तो यहाँ पे खास तौर से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए ये होता है। इतनी बात का ध्यान रखना है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, प्रिंसिपल पे ये काम करता है जो इम्प्योरिटीज है मेल्ट में ज्यादा सॉल्युबल है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड वेस्ट ऑफ द मेटल, ठीक है। और इस तरह ये आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन और गैलियम एंड इंडियम, ये चीजें आपके सामने आती हैं जिसमें कि ये आपको देखने को मिलता है।